हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जिनका भी रिजल्ट नेगेटिव आया, कोई चिंता मत करो दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आधा से हम मेहनत करेंगे, फिर से रीस्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे दोस्तों। कोई टेंशन नहीं लेनी। आज हम केस स्टडी नंबर 2 करेंगे आईबीएस की। सब मेरे साथ खत्म करना दोस्तों। आई होप आप सबने पिछली वीडियो देख ली होगी केस स्टडी नंबर 1 की। जिसने नहीं दी की, मैं लिंक डाल दूंगा कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का, और हाँ, जाने से पहले लाइक कमेंट शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आओ दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये अपना आईबीएस की है केस स्टडी नंबर 2। मैंने आपको पहले बता दिया था, आईबीएस में ज़्यादातर आएगा डीटी का पोर्शन, आईडीटी का पोर्शन और लॉ का पोर्शन, अभी तक जितना मैंने देखा है। और एसएफएम का ऐसा पोर्शन आ रहा है जो आपको पता है, आपकी बेसिक नॉलेज से। और हमको पता है ये क्या है, ओपन बुक। तो एसएफएम की तो टेंशन लेनी नहीं है। कोई ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं पूछ लेंगे कि आपको आता ही नहीं है ना? तो लॉ में भी आपको पता है कि हाँ, पढ़ रखी है तो प्रोविजन कहाँ से क्या होता है, लिंक होता है। मेन दिक्कत आती है डीटी आईडीटी में प्रोविजन याद होना चाहिए कि कौन सी एप्लीकेबिलिटी आ रही है। लॉ में भी एप्लीकेबिलिटी की बात करता है, लेकिन लॉ में थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हाँ, कौन से सब टॉपिक से बात कर रहा है। तो हमें इसकी दोनों की टेंशन लेनी है, इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है। और एसएफएम की तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है सर, ठीक है, बात तो सही कह रहे हो आप। एसएफएम में क्या पूछेंगे? थ्योरी के बारे में पूछ रहे हैं। थ्योरी की बुक अपनी अलग से आती है एसएफएम की। ओपन बुक है, ले जाना, छाप देना। ठीक है ना? चलो, केस स्टडी नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। An article signing peace for India's space tech startup appeared in the New York Times. Okay. The article underlined that India has become home to many such startups. Okay. It pointed out that space technology is fulfilling smaller scale and commercial purposes like helping family farmers in timely insurance of their crops. Crops का इंश्योरेंस कराने में मदद कर रही है। ठीक है सर। Space technology is also helping commercial fishing fleets in tracking their catch by sending images back to Earth. Okay. Satellites are bringing phone signals to countries' remote corners and are helping in operation of solar farms far away from India's mega cities. It is also one of India's most sought after sectors of venture capital investor. अब अंडरलाइन करना, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अपने अपनी काम की चीजें ढूंढनी है कि ऐसा पैराग्राफ में कौन सी लाइन है जो मेरी केस स्टडी को हिट कर रहा है और मेरे क्वेश्चंस को हिट कर रहा है। बस वो चीज ढूंढनी है। तो इधर हमें क्या मिला? वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटल, ऐसी नोट्स बनाने हैं। जब भी आप, मैंने जब भी करता था केस स्टडीज को सॉल्व, जब इकोनॉमिक लॉस की होती थी, केस स्टडी पढ़ते थे, साइड में बनाते जाते थे रफ में। कोई टीचर कैसे भी कराए, हम अपनी तरीके से करें। मैं भी कैसे भी कराता हूँ, आपको जो अच्छा लगे वो करो। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है सर, हम तो वही करेंगे। जब अपने दिल की आदमी सुनता है ना, तो उसे समझ आता है कि मुझे कैसे पढ़ाई करनी है। सब पूछते हैं सर कैसे करें कैसे करें, अपने दिल से पूछो कि मुझे क्या तरीका अच्छा लगता है। सबके तरीके अलग होते हैं हर बच्चे के करने के। ठीक है सर। मुझे तो ये तरीका अभी भी अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है कि अपने साइड में लिखते जाओ। और जब बंदा अपने हाथों से लिखता है, उसे चीज़ें रिटेन होती हैं। ठीक है सर। पैरा नंबर 1 में हमें पता चल गया कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स की बात कर रहा है। ठीक है सर। स्टार्टअप्स आर मशरूमिंग। सर ये मशरूमिंग का मतलब क्या होता है? मशरूमिंग, रैपिडली ग्रोइंग। क्या मतलब होता है? रैपिडली ग्रोइंग, रैपिडली ग्रोइंग, बहुत तेजी स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है सर। इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इंडियाज इकोनॉमीज एज वेरिड एज एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फिनटेक, क्लीन एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड प्रोसेसिंग एंड इवन रोड्स। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे फॉर ईयर 2023 highlights that by capitalizing on digital infrastructure support, India has also emerged as one of the world's most vibrant destination for startup ecosystem. मतलब इसमें स्टार्टअप की भी बात कर सकता है। कौन सा हो सकता है? स्टार्टअप फाइनेंस, एसएफएम की बात हो सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान देते हुए चलना है। Startups are being envisioned as the spine of New India. In fact, India is home to world's third largest startup ecosystem. इस पैराग्राफ में मुझे ऐसी कोई खास बात नहीं लगी है। ठीक है सर। देखते हैं सर थर्ड पैराग्राफ में क्या है। ग्रोफाइन इज एन एड टेक स्टार्टअप। ये क्या है? ग्रोफाइन एक कंपनी है। अब हमें पता है इनकम टैक्स में स्टार्टअप के रिगार्डिंग डिडक्शन मिलती है अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हो। ठीक है सर। तो उसके बारे में हमारे को इनकम टैक्स की भी बात हो सकती है, आईटी की। ठीक है सर। Incorporated as a private company in April 2023. The founders of startup believe that some benefits are available to startups under income tax law. उन्हें पता है इनकम टैक्स लॉ में भी डिडक्शन वगैरह मिल सकती है। ठीक है सर। However, they are unaware about the nitty gritty of the same. Nitty gritty मतलब ऊपर नीचे की बात अगर नहीं पता। ठीक है सर। Of the same as they are from engineering and management department. ठीक है। उन्हें फाइनेंस के बारे में नहीं पता क्योंकि वो मैनेजमेंट की साइड से है। ठीक है सर। एमबीए वगैरह कर रखा है उन्होंने।
The company had launched its product in the year 2020, 23-24 itself and had a turnover of 20 crore. टर्नओवर बताया कितना, 20 करोड़ रुपए. तो टर्नओवर से तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, ठीक है सर. इट इज़ रिकॉग्नाइज बाय द DPIIT. ये इनकम टैक्स में काम आएगा आपका. कहाँ पे काम आएगा? इनकम टैक्स में, DPIIT. ये एक नोटिफिकेशन आई थी डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें काम आएगा. अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि लॉ में कहाँ लिखी हुई है, तब तो आप ओपन बुक का फ़ायदा उठा सकते हो, नहीं तो दिक्कत है थोड़ी सी, ठीक है ना. तो लॉ को बार बार पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. DTIDT इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2 के लिए. Department of Promotion of Industry and Internal Trade under Ministry of Commerce and Industry and holds a certificate of eligible business and is recognized as technology driven startup by competent authority. तो ये लाइन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर. ये भी हमारे को समझ आ गया. Grofine has issued shares to certain investors who are familiar. ओहो, familiar वाले लोगों को क्या है? तो मतलब ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको करते हैं, किसको करते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह जो होते हैं. ठीक है सर, ठीक है. तो ये चीज़ भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है. Of this edtech startup during year 23-24. They believe in the business idea of founders of the company and have decided to invest money out of their own resources. Okay sir, okay, कोई दिक्कत नहीं है. The investors who are wedded to idea of providing quality affordable education to all, promoting standards of education in the country. In this way, their ideological beliefs stands aligned with mission of founders of startup. तो मतलब इसमें कौन सी लाइन अपने के लिए इंपॉर्टेंट है? पहली वाली लाइन सब इंपॉर्टेंट है, जो कि फैमिलियर वाले के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस पे MCQ वगैरह बन सकते हैं. ठीक है सर, ठीक है, ये वाली लाइन अपने को समझ आ गई. The startup of Grofine has issued equity shares of having face value 10 per share to these individual at the rate 50. 10 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर 50 पे दिया है. इनकम टैक्स 56 to 10. गिफ्ट वाला भी पॉइंट लग सकता है इसमें. इसमें दूसरा पॉइंट लगेगा बट उस सेक्शन का रिलेवेंस आएगा 56 का. ठीक है सर, ठीक है. कैसे आएगा सर? एंजल टैक्स बनेगा इसमें. क्या बनेगा? एंजल टैक्स. अब ये चीज़ माइंड में स्ट्राइक करनी चाहिए कि हाँ, इसमें इनकम टैक्स का भी प्रोविजन लग सकता है. सेक्शन नंबर 56. The fair market value of equity shares of startup as on the valuation date is 11 per share. Okay. The existing paid up share capital of the company is 1.5 CR. The company has not issued shares at premium any time in past. Okay, कोई दिक्कत नहीं है. मतलब इस पैराग्राफ में अपने को टैक्सेशन की बात हो रही है, तो अब देखते हो आप टैक्सेशन पे कितना फोकस है. ठीक है सर, ठीक है. ग्रोफाइन इज स्टिल नेसेंट स्टेज. सर इसका मतलब क्या होता है? मतलब अभी स्टार्टिंग की स्टेज में है, बिगिनिंग की स्टेज में है. क्या कह सकते हो? बिगिनिंग की स्टेज में. However, it has already launched its product and has entered a segment of the market. The market has a considerable potential for companies business to grow. Okay. Startups not only need finance but they also require favorable and conductive ecosystem to grow. Okay. It includes not only holding at a time of germination of a business idea but also पॉलिसी मेजर्स हैविंग लेजिस्लेटिव बैकिंग. मतलब शुरू में जरूरत नहीं, बाद में भी जरूरत पड़ती रहती है उस आइडिया की. In India, relaxations and benefits have been provided to startup under various laws like Income Tax Act and Companies Act. तो ये बात भी अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि कौन सी रिलैक्सेशन मिली है. किस चीज़ की बात कर रहा था ये? अपनी रिलैक्सेशन की बात कर रहा था. ठीक है सर. Grofine needs talented and skilled employees for its business. However, the company is not in a position to pay high cash salaries to attract and retain employees. It is therefore considering route of employee stock ESOP का प्लान की वजह से ESOP का प्लान दे रही है वो एम्प्लॉयज़ को. तो ये पॉइंट भी अपने काम में आ सकता है. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान्स प्रोवाइड अ चांस टू एम्प्लॉयज टू बिकम शेयर होल्डर्स इन द कंपनी. क्या बनने के लिए? शेयर होल्डर्स. ये तो हमारे को पता है. एंड ऑल्सो बी बेनिफिट बाई इट्स फ्यूचर ग्रोथ. ओके, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ती जाती है तो बाद में एम्प्लॉयज को फायदा होता रहता है. The company plans to draft an ESOP schemes containing matters relating to grant of option, vesting period, manner of determining exercise price, among others. The company is approaching many talented persons for assuming various senior roles in its organizational setup. One such senior person, Mr. X. कौन है अपने Mr. X? देखो बच्चों, Mr. X कौन है? सीनियर पर्सन है. कौन है अपने? सीनियर पर्सन. SP लिख लेते हैं. Has shown interest in joining the company. However, he is skeptical regarding income tax implications pertaining to ESOP. वो पूछ रहे ESOP के रिगार्डिंग क्या अपने इनकम टैक्स से प्रोविजंस बोलते हैं.
ही हैज़ अ डाउट दैट इट में लीड टू विदहोल्डिंग ऑफ टैक्स। विदहोल्डिंग का मतलब क्या होता है सर? टीडीएस। किसकी बात हो रही है? टीडीएस। टीडीएस की बात हो रही है। कौन सा सेक्शन आता है अपना? 192(1)(c। कौन सा आता है? 192(1)(c) टीडीएस का। ठीक है सर। विद होल्डिंग ऑफ टैक्स, ईएसओपी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है सर। ऑफ टैक्स बाय स्टार्टअप इम्पैक्टिंग इज इमीडिएट इन हैंड सैलरी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रोफाइन इज प्लानिंग टू मर्ज। तो यहाँ पे अपनी लॉ की बात आ जाएगी अब कि मर्जर वाला पॉइंट, फास्ट ट्रैक मर्जर है, कौन सा वाला मर्जर है, उसके बारे में बात करेगा अब यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट आ गया? लॉ के बारे में पॉइंट आ गया। Another startup company engaged in similar line of activity to increase its size, revenue, scalability. However, founders of the company are clueless regarding modalities of the same under relevant laws. तो अब इसमें क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। ठीक है सर। Valuation of a startup is often required for bringing in investments. The value of a startup is dependent upon its future growth prospects. It is also quite likely that such a business idea has never been tested before. Okay, it only lies in realms of the future. Another problem in startup valuation is totally new or non-comparable business products and strategies. Startup also depends on many rounds of funding. Okay, Growfine is also may also approach another set of investors in further rounds of funding. ठीक है सर, यहाँ तक अपन ने पूरी केस स्टडी पढ़ ली। अपन को जो जो अपन को समझ आया अपन ने नोट कर लिया सारा। ठीक है ना दोस्तों, जिस भी टॉपिक से अपन को लग रहा था। ठीक है सर, ठीक है। अब एमसीक्यू करा रहा हूँ। देखो दोस्तों, फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन गिवन इन केस स्टडी रिलेशन रिलेटिंग टू फाइनेंस, मैं अब क्या करूँगा, एक एमसीक्यू कराऊंगा, उसका आंसर आपको रीड करा दूंगा हाथ के हाथ। थोड़ी एक्सटेंड हो जाएगी वीडियो, कोई इशू नहीं है उससे। अपने को नॉलेज अच्छी मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। Given in case study relating to finance bought by individuals from their own resources and whose belief in promoting affordable education to all in the country and also improving standards is aligned to with mission of founders. Which type of financing is a startup being referred to? कौन सी वाली फाइनेंसिंग है? देखो दोस्तों, ये अपनी फंडिंग बाय एंजल इन्वेस्टर्स। क्यों सर, क्यों? देखो दोस्तों, क्यों क्यों क्यों, ये रहा। देखो, एंजल इन्वेस्टर टिपिकली यूज देयर ओन मनी, और उस पैराग्राफ में लिखा भी था ऑफन दे आर अमंग एन एंटरप्रेन्योर्स फैमिली एंड फ्रेंड्स। जो मैंने आपको अंडरलाइन कराई थी लाइन, याद है? फैमिली एंड फ्रेंड्स वाली। बिल्कुल ठीक बात सर। दे जनरली इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स एंड आर अटैच्ड टू द आइडिया ऑफ बिजनेस फ्लोटेड बाय स्टार्टअप। However, venture capitalists take care of pooled money from other investors and place them in a strategically managed fund. वो पैसे को सही से यूज करते हैं। Bootstrapping is an attempt to build the company from personal finances or from operating revenues of the company. और factoring is a method of bootstrapping. तो अपन ने जो लाइन अंडरलाइन करी थी, देखो ये अपन ने यहाँ पे अंडरलाइन करी थी, फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखो ये इन्वेस्ट मनी आउट ऑफ देयर ओन रिसोर्सेज, जो मैंने बताया था आपको, इस वजह से मैंने अंडरलाइन कराया था। यही माइन्यूट चीज़ें काम आएंगी। तो ये अपना आंसर क्या बन गया? फंडिंग बाय एंजल इन्वेस्टर्स। ऐसे बनाइए आंसर। अब देखो दोस्तों, द फाउंडर्स ऑफ ग्रोफाइन बिलीव दैट सम बेनिफिट्स आर अवेलेबल टू स्टार्टअप। अब इसमें आपको इनकम टैक्स का पता होना चाहिए कि क्या अपने को इनकम टैक्स का। ये पहला वाला किसका था? अपना एसएफएम का था, थ्योरी टॉपिक से आया था जो। कंसीडरिंग द डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड इन केस स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन अकॉर्डिंग विद प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ? ओके सर। सर ये तो हमारे को पता है 100% डिडक्शन मिलती है। ठीक है सर, ये तो हमारे को पता है 100% डिडक्शन मिलती है। तो सर अपना पॉइंट कौन कौन से गलत हो गए? ये गलत हो गया एक तो अपना, और ये गलत हो गया। अब अपने को देखना है बी और डी में। कंपनी इज एलिजिबल टू डिडक्शन एट द 100% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस फॉर एनी 3 consecutive assessment years out of 10 years beginning from the year in which startup is incorporated. ओके सर, ठीक है। फर्दर सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस इन दिस रिगार्ड इज प्रोवाइडेड बाय इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन। सर यही सही है, क्योंकि जो सर्टिफिकेट देता है वो कौन देता है? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड देता है। तो सर आपको मैं आंसर दिखाता हूँ। देखो, अंडर सेक्शन 80 आईएसी कौन सा लगा है? 80 आईएसी, where the gross total income of an assessee being an eligible startup includes any profits and gains derived from eligible business, there shall in accordance with and subject to the provisions of this section be allowed, क्या अलाउ होगा? इन computing the total income of the assessee, total income से क्या माइनस हो जाएगा? अ डिडक्शन, कितनी डिडक्शन?
ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100%, बोल रहा है देखो सेक्शन, ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ द प्रॉफिट्स एंड गेन्स डायरेक्ट फ्रॉम सच बिजनेस फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर। 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर के लिए 100% डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है सर। द डिडक्शन मे एट द ऑप्शन ऑफ द असेसी बी क्लेम्ड बाई फॉर एनी ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव असेसमेंट ईयर आउट ऑफ द 10। जो 10 साल का अपने को पीरियड मिलता है उसमें से कोई भी 3 साल हम चूज कर सकते हैं। ठीक है सर। इन विच द एलिजिबल स्टार्टअप इज इनकॉर्पोरेटेड। फर्दर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 80 IAC ऑल्सो डिफाइंस एलिजिबल स्टार्टअप। अब ये सर एलिजिबल स्टार्टअप बात हो रहा है क्या ये एलिजिबल स्टार्टअप, ये तो बताओ। सेक्शन ने भी बताया हमें क्या है। ठीक है सर, ठीक है। विच फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली क्या, इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2016 बट बिफोर 1 अप्रैल 2024। ठीक है। इस वजह से सर स्टार्टअप इतने सारे खुल रहे हैं। द टर्नओवर ऑफ इट्स बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीज। उसमें कितना था, 20 करोड़ का था, तो मतलब अंडर लिमिट है। ठीक है सर। ये पॉइंट भी ठीक है अपना, ये वाला पॉइंट भी ठीक है, 100% वाला पॉइंट भी ठीक हो गया, ये वाला पॉइंट भी ठीक हो गया। मज़ा आ रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है यार। ठीक है सर। इट होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस फ्रॉम द इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन। इस वजह से मैं कह रहा था आपको सेक्शन की नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। जब आपको पता होगा तो आप बिना देखे, ओपन बुक का भी है तो बिना देखे आप टिक्का मार दोगे। ठीक है ना दोस्त, ठीक है भैया। तो ये अपना हो गया सेकंड वाला एमसीक्यू। ऐसे ये वाला अपना गलत हो गया क्योंकि ये कहाँ से था, सीबीडीटी ने छोड़ दिया है। ठीक है सर। एज रिगार्ड्स डाउट ऑफ मिस्टर एक्स को क्या डाउट था, ईएसओपी के रिगार्डिंग क्या टैक्सेशन होगी। ठीक है सर। और विद होल्डिंग, देखो दोस्तों पिछली वीडियो में कहीं मैंने पूरी रिकॉर्ड कर ली थी एंड तक, बीच एरर पता नहीं चला, बीच में थर्ड एमसीक्यू बाद एरर आ गया था, वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी फाइल। कोई बात नहीं, मैं फिर से करा देता हूँ। देखो दोस्तों, एमसीक्यू नंबर 3 क्या कहता है, एज रिगार्ड्स डाउट ऑफ मिस्टर एक्स को क्या डाउट था, ईएसओपी के टैक्सेबिलिटी के रिगार्डिंग, विदहोल्डिंग टैक्स होता है टीडीएस के बारे में पॉइंट। इन रिलेटिंग टू ईएसओपी इज कंसर्न विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। कौन सा स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सही है। ठीक है सर। इनकम टैक्स वुड बी withheld at rates in force when option is exercised and shares are allotted to mixed X। विदोल्ड तो होंगे लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है हमसे। द कंपनी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप, ओके, एंड होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस, इनकम टैक्स वुड नॉट बी withheld। ये तो गलत है, withheld तो होना ही है। ठीक है सर। when option exercised and shares are allotted to Mr. X as such transaction are exempted from withholding tax। ठीक है सर, ये पॉइंट तो गलत हो गया। द कंपनी इज एन एलिजिबल स्टार्टअप होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबल बिजनेस, ये बात तो सही है। However, such a startup is allowed to defer withholding tax when option is exercised and shares are allotted to Mr. X। ये पॉइंट सही है क्योंकि उसमें कुछ टाइमलाइन दी हुई है सेक्शन में, उसके बाद ये टाइमलाइन पूरी होने के बाद टीडीएस काटते हैं, ये टाइमलाइन पूरी होने के बाद टीडीएस काटते हैं, तो डेफरमेंट का पॉइंट आ गया क्योंकि टीडीएस की लाइबिलिटी डेफर हो गई काटने के लिए। ठीक है सर। इट इज डिडक्टेड इन रिक्वायर्ड मैनर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइमलाइंस एंड आर हैपनिंग सर्टेन इवेंट्स। ठीक है सर। देखो क्वेश्चन आंसर, देखो मैं पूरा करा चुका था पता नहीं वीडियो ही खत्म हो गई उससे। अंडर सेक्शन 192 1C, a person being an eligible startup referred to in section 80 IAC responsible for paying any sum to the assessee being perquisite। देखो स्टार्टअप है, किसको पे कर रहा है, असेसी को क्या पे कर रहा है, परक्यूजिट। ठीक है सर। अंडर सेक्शन 17 टू सब सेक्शन 6 में, ठीक है, इन एनी प्रीवियस ईयर रिलेवेंट टू असेसमेंट ईयर शेल डिडक्ट और पे एज द केस में भी, शेल डिडक्ट और पे एज द केस में भी टैक्स ऑफ सच इनकम विद इन 14 डेज। कितने दिन के अंदर अंदर काटना है, 14 डेज के अंदर क्या काटना है, टीडीएस काटना है। किसका काटना है, असेसी का, जिसको पेमेंट हो रही है, जिसको पेमेंट हो रही है। ठीक है सर। 14 डेज के अंदर अंदर, लेकिन 14 डेज देखे कब से जाएंगे, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 48 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब जिस प्रीवियस ईयर में इनकम मिली उसके एंड में आ जाओ असेसमेंट ईयर के। ठीक है सर। वहाँ से 48 मंथ लगा, उसके बाद हम देखेंगे 14 डेज। ठीक है सर। जैसे 31 मार्च था 2024, उसके एंड में आप 48 मंथ लगाओ वहाँ से। ठीक है ना सर। वहाँ से फिर 48 मंथ्स के एंड होने के बाद से हम क्या देंगे, 14 डेज। ठीक है सर। फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ सच स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी शेयर्स बाय द एसएससी, सेल वाली डेट से देख लेंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ एसएससी सीजिंग टू बी एम्प्लॉय, जब से वो एम्प्लॉय बनना छूट गया, तो इन तीनों में विचेवर अर्लियर कर लेंगे डेट्स निकाल के, लेकिन इतनी डीप में घुसना नहीं है, हमसे पूछा ही नहीं तो हम क्यों घुसेंगे भाई। ठीक है सर, ठीक है। whichever is the earliest, on the basis of rates in force for the financial year in which the said specified security or sweat equity shares are allotted or transferred। ठीक है सर।
सेक्शन 192(1)(c provides for deferment of withholding tax as the case for eligible startup. ठीक है सर, तो ये पॉइंट अपना सही था डेफरमेंट वाला, लास्ट वाला तो अपने आप ही गलत हो गया। द स्टार्टअप इज प्लानिंग मर्जर, सब मर्जर मर्जर किस में आता है, लॉ में आता है, with another startup engaged in similar activities. Which of the following statement is in line with provisions of law regarding proposed merger of these startup? ठीक है सर। It requires filing of the proposed scheme with NCLT. क्या NCLT के साथ होती है? नहीं 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 नहीं, सही सर बात, ये तो अपना यही गलत हो गया। It involves giving notice of the proposed scheme to registrar and official liquidator and approval scheme by both the companies. ये बात तो सही है। After approval of scheme by the creditors, the scheme is approved by रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नारे बाबा ना, रीजनल डायरेक्टर करता है इसमें तो। सर सेक्शन कौन सा लग रहा है, 233, 233। ठीक है सर। फास्ट ट्रैक मर्जर, स्टार्टअप्स और स्मॉल कंपनीज के इसमें कौन सा लगता है, फास्ट ट्रैक मर्जर। इट इन्वॉल्व्स गिविंग नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम टू रजिस्ट्रार एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर एंड अप्रूवल स्कीम बाय बोथ द कंपनीज। आफ्टर अप्रूवल स्कीम बाय क्रेडिटर द स्कीम इज फाइल्ड विद रीजनल डायरेक्टर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आरडी के साथ कर देंगे हम तो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो कहोगे वो कर देंगे हम तो, हम हैं भोले बच्चे, हम पढ़ाई भी अच्छे से करते। ठीक है सर, ठीक है। देखो दोस्तों, ये in case of merger between small company startup, fast track procedure merger has been prescribed under section 233 of Companies Act. It does not require filing of application with NCLT. The notices are to be given to registrar, official liquidator, central government. After considering objections of registrar and official liquidator, scheme is finally registered by regional director. ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर टू बी कंसीडर्ड फॉर वैल्यूइंग ए स्टार्टअप लाइक ग्रोफाइन। क्या जब हम कोई भी स्टार्टअप को वैल्यू करते हैं पास्ट बेसिस पे करते हैं? नहीं, जब भी हम कोई भी स्टार्टअप को वैल्यू करते हैं तो फ्यूचर सोचते हैं कि हाँ वो आगे क्या होगी, क्या करेगी वो आगे, फ्यूचर के बेसिस पे हमेशा हम उसको वैल्यूएशन करते हैं। तो पास्ट का इंडिकेटर हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक है सर। हमसे पूछा कौन सा काम का नहीं है, तो हम सीधा बता देंगे पास्ट वाला हमारे काम का नहीं है। एजुकेशनल बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, यूनिकनेस ऑफ प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, इन वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप लाइक ग्रोफाइन देयर इज नो हिस्टोरिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ विच फ्यूचर प्रोजेक्शंस कैन बी ड्रॉन। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टार्टअप इज एंटायरली रेस्ट ऑन फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। द असेसमेंट ऑफ फ्यूचर ग्रोथ आर डिपेंडेंट अपॉन कॉम्पिटेंस ऑफ एंड ड्राइव ऑफ पर्सन रनिंग द बिजनेस। जो बंदे धंधा चला रहे हैं वो कैसे चला रहे हैं, वो चीज़। देखो, अपने एमसीक्यू पार्ट पूरा हो गया, अब अपन डिस्क्रिप्टिव करेंगे। अपना आता है क्वेश्चन नंबर 6, ये इनकम टैक्स से अपना। ग्रोफाइन हैज इशूड इक्विटी शेयर्स टू इंडिविजुअल हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10, फेस वैल्यू कितनी 10, एट अ प्राइस ऑफ 50, कितने पे दिया है 50। ठीक है सर। व्हाट आर द इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन फॉर द सेम, क्या है इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशन है, क्या इनकम टैक्स का कौन सा टैक्स लगेगा इसके ऊपर, वो बताना है। व्हाट इज सच टैक्स कॉमनली नोन एज, वो टैक्स को कहते क्या है, अंडर विच सर्कमस्टेंसेज कैन ग्रोफाइन क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम सच अ टैक्स, कैसे वो एग्जम्पशन पा सकती है। एग्जम्पशन कैसे पाएगी सर, कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है, या फिर कोई ऐसी वेंचर कैपिटल है जो नोटिफाइड है। ठीक है सर, ठीक है। देखो इसका आंसर देखो दोस्तों, अंडर क्लॉज 7B ऑफ सबसेक्शन 2 of 56 to 7B, वेयर अ कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी विच इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, ऐसी कंपनी नहीं है तो वो कौन सी कंपनी हो गई, अपनी प्राइवेट कंपनी। इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन एनी कंसिडरेशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स, कोई भी पैसा जो मिला डेट एक्सीड द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज़्यादा, क्या फेस वैल्यू से ज़्यादा, द एग्रीड कंसिडरेशन, पूरा पैसा जो मिला रिसीव फॉर सच शेयर्स, जो पूरा पैसा मिला एस एक्सीड द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स, जो पूरा पैसा मिला वो क्या हो जाएगा, चार्जेबल हो जाएगा इनकम टैक्स की तरह, अंडर द हेड IUS। ठीक है सर। अमाउंट रिसीव बाय द कंपनी विच इज इन एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, ये 50 की थी, 20 की मान लो फेयर मार्केट वैल्यू थी, जो पैसा मिला एक्सेस वाला वो IUS की इनकम बन जाए। कब कब वो अप्लाई नहीं होगा वो उसके बारे में बताया है, कब कब हमें एग्जम्पशन मिल जाएगी। अगर वो किससे मिला है अपने को, एक तो किससे मिला है, वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग से मिला है, फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल कंपनी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाय अ कंपनी और अ क्लासेस ऑफ कंपनी और पर्सन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो वेंचर कैपिटल फंडिंग वाली हो गई, या फिर कौन सी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड है। क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफाइड है दोस्तों। और नोटिफाइड वाले में क्या बताया, DPIT, जो मैंने आपको
ऊपर अंडरलाइन कराया था पिछली वीडियो में, ध्यान देना, अंडरलाइन कराया था मैंने, DPIT इंपॉर्टेंट है, वही नोटिफिकेशन के बारे में पूरा इसमें बताया है। सर क्या हमें इतना सारा लिखना है? नारे बाबा ना, इतना नहीं लिखना, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है सर। कहाँ गया कर सर? तो यही सब उसके बारे में बताया, पूरी कहानी है ये। देखो, startup fulfilling condition above has to file a form with DIPP which is forwarded to CBDT. By fulfilling above condition and taking advantage of notification, startup can claim exemption from paying angel tax. तो कौन सा टैक्स बना था? एंजल टैक्स बना था, उससे ये एग्जामेशन ले सकती है अगर ये 2 पॉइंट में आ जाती है तो। ठीक है सर, ठीक है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, स्टार्टअप ग्रोफाइन इज ऑल्सो प्लानिंग टू अप्रोच द अदर इन्वेस्टर टू फंड इट्स बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है। विच स्पेसिफिक पॉइंट्स शेल बी कंसिडर वाइल कैरिंग आउट ड्यू डिलीजेंस। सर ड्यू डिलीजेंस कौन से चैप्टर में आता है? ऑडिट में आता है। ऑडिट में लास्ट में पैराग्राफ दिया हो, वही पॉइंट इसमें छपे हुए हैं। अब आपको पता होना चाहिए ड्यू डिलीजेंस ऑडिट में, ओपन बुक एग्जाम में बुक खोली छाप दिया, तो ऐसे पता होना चाहिए बस पॉइंट। ऑफ सच स्टार्टअप पिकिंग अप एन इक्विटी इंटरेस्ट बाय प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। देखो ये रहा, a prospective investor should carry out due diligence before picking up equity interest in a startup. Background of the promoters and credentials would be looked into. It is necessary to verify startups' claims regarding future growth and numbers. Okay, the prospective investor should be convinced about the business model of startups and type of service provided by it. The startup should be differentiated to meet specific customer needs or to solve a unique customer problem. ठीक है ना, यही सब पॉइंट उसमें लिखे हुए पैराग्राफ में। लास्ट में जो गंदा सा पैराग्राफ है छोटा सा, जो हमें ऑडिट में तो कभी गलती से भी याद नहीं होता था, तो वही चीज़ इसमें तो याद नहीं करना है, देख के लिखना है। Besides, startup should show potential to scale up in near future in accordance with a suitable business plan. The prospective investor would also look for market size and obtainable market share and macroeconomics for drivers for the market. The extent of competition in the market in this segment also needs to be looked at. ठीक है। Nonetheless, investor would also be looking for exit avenues, बाहर कैसे निकले, कैसे अपना पैसा निकला जो लगाया वो निकाले। ठीक है सर। The investor would also be looking to taking into act whether a startup is showcasing potential future acquirers or alliance partners, साथ में जुड़ने के लिए लोग। It is valuable parameter for the investor. Subsequent rounds of funding and acquisitions are or example of exit options. वही चीज़ है सर। केस स्टडी नंबर 2 अपनी दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पर मैंने पूरी केस स्टडी 2 करा दी। किसी को कोई भी डाउट हो मुझे बता देना दोस्तों, ठीक है ना, हम सब मिलके सॉल्व कर लेंगे। अगर किसी को कोई ट्रांजिशन प्रोविजंस वगैरह के डाउट आ रहा है तो वो भी देख लेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे।